आज माया का कॉलेज में पहला दिन था। माया बहुत खुश थी। एक दो लेक्चर लेने के बाद वह कैंपस के परिवेश में घूमने लगी। यह कैंपस बहुत बड़ा था। माया कैंपस की एक बेंच पर बैठी ही थी कि एक लड़की उसके पास आई और बोली, हाय, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद वह लड़की बोली, मेरा नाम नव्या है, तुम्हारी ही क्लास में हूँ, और तुम्हारा नाम माया है ना? उसने हाँ कहा। दोनों ने थोड़ी देर बातें की, फिर दोनों अगले लेक्चर के लिए क्लास में चली गईं। इस बार दोनों साथ साथ ही बैठीं। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई। कुछ देर आराम करने के बाद उसने माँ के काम में हाथ बटाया। खाना खाने के बाद वह छोटी बहन से बातें करने लगी और फिर उसे पढ़ाने के बाद सुला दिया। फिर वह पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते ही सो गई। माया और नव्या अच्छी दोस्त बन गई थी। दोनों साथ ही क्लास में बैठती, बाद में लंच भी साथ ही करती और फ्री पीरियड में गपशप भी करती। नव्या अमीर होकर भी साधारण ही रहती थी। नव्या का जन्मदिन आने वाला था, इसके लिए उसने शॉपिंग का प्लान बनाया और रविवार की शाम को माया को लेकर मार्केट गई। उसने अपने लिए नई ड्रेस और अन्य सामान लिया और कुछ सामान की बुकिंग कर दी, जिसे अगले दिन उसके घर पहुंचना था। उसने माया के लिए भी एक ड्रेस खरीदी। कुछ और खरीदारी के बाद दोनों मार्केट से बाहर आकर गाड़ी के पास पहुंची। नव्या ने उसे घर छोड़ने को कहा तो उसने मना कर दिया कि वह बस से चली जाएगी। माया बस से उतरकर अपने घर जा रही थी। सड़क किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी उसे एक कार हॉर्न बजाती लहराती हुई आती दिखी। कार वाले ने बच्चों को बचाने के चक्कर में तेजी से ब्रेक लगाया। तब भी कार घिसटते घिसटते माया के पैरों से टकराती हुई थोड़ी आगे जा रुकी। कार वाला, जो एक नौजवान था, जल्दी से उतरकर पीछे की ओर भागा और बच्चों को सकुशल देख उसने राहत की सांस ली और वापस कार की तरफ मुड़ते हुए माया को सड़क किनारे एक पत्थर पर पैर पकड़े कराते दिखा। वह उसके पास आया और कुछ कहता, इसके पहले ही माया उस पर बरस पड़ी। कार चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हो? सड़क के किनारे चलने वाले तो जैसे तुम्हें दिखते ही नहीं। कम से कम बच्चों को तो देखते। देखते भी कैसे, बड़े बाप के बेटे जो ठहरे। कार वाले ने बड़ी नम्रता से कहा, आई एम सॉरी, मैं तो सड़क पर ही था। बच्चे खेलते खेलते अचानक सड़क के बीच में आ गए। उन्हें बचाने के चक्कर में तेजी से ब्रेक लगाने के बावजूद आपको टक्कर लग गई। चलिए, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। माया का गुस्सा अब शांत हो गया था। वह बोली, नो थैंक्स, मेरा घर पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। यह कहकर वह उठी तो लड़खड़ाकर वापस बैठ गई। पैर में चोट लगी थी, शायद बड़ी खरोच थी, खून बह रहा था। कार वाले ने फिर कहा, मैं पहले आपको अस्पताल ले चलता हूँ। मरहम पट्टी के बाद आपको आपके घर छोड़ दूंगा, मेरा भरोसा कीजिए। माया ने उसे मना नहीं किया और उसके साथ अस्पताल चली गई। मरहम पट्टी के बाद कार वाले ने उसे घर तक छोड़ा। माया को लड़खड़ाते हुए चलता देख उसे सहारा देकर अंदर तक छोड़ा। तभी माया की माँ भागती हुई आई, उसे संभाला और बिस्तर पर लिटाया। माया ने माँ की घबराहट को देखते हुए सारा हाल बताया और कहा कि चोट गहरी नहीं है, थोड़ी खरोच है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर को दिखा दिया है। माया ने कार वाले को थैंक्स कहते हुए बैठने का इशारा किया। वह बैठ गया। माँ अंदर चली गई चाय पानी लेने। कार वाले ने अपना परिचय दिया, मैं कोई अमीर बाप का बेटा नहीं हूँ, मेरा नाम अतुल है और यहीं पास में रहता हूँ। यह कार मेरी नहीं है, मेरी पड़ोसी की है। मैं पढ़ाई के साथ साथ शाम को एक मोटर गैराज में भी काम करता हूँ। आज कॉलेज की छुट्टी होने के कारण सुबह से ही गैराज चला गया था। पड़ोसी की कार भी ठीक करनी थी तो उनकी कार ले गया था। उसने आगे बताया, मैं अकेला ही हूँ इस दुनिया में। दिन भर कॉलेज में पढ़ता हूँ और शाम को 4 घंटे गैराज में काम करता हूँ। गुजर बसर हो जाती है। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरे पास मोटरसाइकिल है, उसी से रोज़ कॉलेज जाता हूँ। माँ चाय लाई तो उसने मना करते हुए कहा, थैंक यू, लेकिन मुझे जाना है। और माया को फिर से
सॉरी कहता हुआ वह बाहर आया और कार में बैठकर चला गया। 2 दिन तक माया कॉलेज नहीं जा सकी। तीसरे दिन कॉलेज जाने के लिए तैयार हो ही रही थी कि एक बच्चे ने आकर बताया, कोई दीदी आपको पूछ रही हैं। बाहर आकर देखा तो नव्या थी। 2 दिन कॉलेज में ना देखकर वह मिलने घर ही आ गई। उसने नव्या को मार्केट के बाद हुई घटना के बारे में बताया और अतुल के बारे में भी। अरे, मैं तो उसे जानती हूँ, बहुत सीधा साधा अच्छा लड़का है अतुल। कभी कभी थोड़ी बातचीत हो जाती है नोट्स को लेकर, नव्या ने एकदम से कहा। दोनों फिर कॉलेज के लिए रवाना हुए। शाम तक माया का पैर दर्द कम था, फिर भी वह थोड़ा लंगड़ाती हुई चल रही थी। रात को खाना खाया ही था कि अचानक डोरबेल बजी। माया ने दरवाज़ा खोला, देखा तो दरवाजे पर अतुल था। माया ने उससे अंदर आकर बैठने को कहा। अतुल बैठते हुए बोला, सॉरी, 2 दिन से आपके हालचाल पूछने नहीं आ सका। कॉलेज और गैराज से समय नहीं मिलता, काम ज़्यादा था। आज काम कम था तो ख़त्म करके सीधा यहीं आ गया। इट्स ओके, माया ने कहा। नो प्रॉब्लम, अब मैं ठीक हूँ। थोड़ा दर्द है, 2-3 दिन में वह भी दूर हो जाएगा। फिर बोली, खाना खुद बनाते हो या होटल में खाते हो? अतुल ने शर्माते हुए कहा, मैं खुद बनाता हूँ। अब जाऊँगा, बना कर खाऊँगा। अब तुम्हें देर भी हो गई है तो आज यहीं से खाना खाकर जाओ ना। पर हाँ, सादी रोटी दाल चावल भाजी है, पकवान नहीं। मुस्कुराहट के साथ माया ने कहा। अतुल ने मना किया, पर जब माया की माँ ने कहा तो उसने खाने के लिए हामी भर दी। साथ ही एक शर्त भी रख दी। उसने कहा, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा, तुम कल से मेरे साथ कॉलेज चलोगी। माया ने भी हाँ कर दी। तभी अतुल ने कहा, पर वापस तुम्हें बस से ही आना पड़ेगा, मुझे गैराज जो जाना होता है। तीनों हंस दिए। अतुल ने खाना खाया और फिर से थैंक्स कहा। माया ने अतुल की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो वह थोड़ी देर सोचता रहा। माया ने कहा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच लो। अतुल ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दोस्तों में कोई लड़की नहीं है, इसलिए मैं ज़रा घबरा रहा था। फिर अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा, डन, और माया से हाथ मिलाते हुए विदा ली। अगले दिन सुबह कॉलेज समय से 1.5 घंटे पहले ही अतुल माया के घर पहुंच गया। माया ने जल्दी आने का कारण पूछा तो वह बोला, तुम रोज बस से जाती हो तो मुझे लगा कि कहीं निकल ना जाऊं, इसीलिए। नहीं, मैं 1 घंटा पहले ही निकलती हूँ, बस कॉलेज पहुँचने में 40 मिनट लगते हैं, माया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। दोनों ने चाय पी और मोटरसाइकिल से कॉलेज के लिए रवाना हुए। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। अतुल उसे कॉलेज के लिए लेने आया। अब वह उसे कॉलेज में ही फ्री समय में भी मिलने लगा। देखते ही देखते 3 वर्ष हो गए। माया और नव्या का बीकॉम पूरा हो गया और अतुल ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और वह सीए करने के साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करने लगा। नौकरी अच्छी थी और सैलरी भी, पर काम का बोझ ज़्यादा था। माया ने कई बार उससे कहा, कोई दूसरी जॉब देख लो, यह काम ज़्यादा है तो। अतुल हर बार मुस्कुराते हुए कहता, काम तो दूसरी जगह भी रहेगा, काम तो काम है, समय पर तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, और सैलरी भी ठीक है। गैराज के जैसे रोज काला तो नहीं होना पड़ेगा ना, धूल धुएं में तो नहीं रहना पड़ता। उसका यह उत्तर सुनकर माया चुप हो जाती और फिर उसने भी कहना छोड़ दिया। माया और अतुल की दोस्ती गहराती जा रही थी। दोनों एक दूसरे से मन की बातें कहते और लड़ते झगड़ते भी। घूमने फिरने के साथ पढ़ाई भी जारी थी और अतुल की जॉब भी। एक दिन अचानक सड़क दुर्घटना में माया के पिता की मृत्यु हो गई। माया पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी और छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वह तो जैसे इस बोझ से टूट ही गई थी। रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस के लोग तो आए, पर सांत्वना देकर हाथ जोड़कर चले गए। पर अतुल ने उसे संभाला। उसने माया को हौसला बंधाया और उसे इस मुसीबत के समय हौसला रखने व अपनी माँ और छोटी बहन के प्रति जिम्मेदारी से घबराकर भागने की नहीं, बल्कि इस मुसीबत से लड़ने की शक्ति दी। अतुल ने कहा, देखो माया,
अगर इस दुखद घड़ी को दूर करना है तो इससे डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। माँ और छोटी बहन का अब तुम ही तो सहारा हो। अगर तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो इनको कौन संभालेगा? और फिर मैं भी तो हूँ ना तुम्हारे साथ। इस परिस्थिति में तुमको ही हिम्मत दिखानी है और अपने पिता की अपूर्ण जिम्मेदारियों को उठाकर घर को संभालना है। दृढ़ शक्ति से उठो और आगे बढ़ती चलो और सबको बता दो कि तुम साधारण लड़की नहीं, तुम में अब भी वही हिम्मत, जोश और साहस है जो पिता की मृत्यु से पहले था। माया पर अतुल की बातों का असर हुआ। उसने माँ और छोटी बहन की तरफ देखा और कहा, अतुल, तुमने ठीक ही कहा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। इस विपरीत परिस्थिति के बोझ से अपने कंधे टूटने नहीं दूंगी, बल्कि पूरी ताकत से यह बोझ उठाऊंगी। मैं अब जॉब करके घर को चलाऊंगी और बहन को अच्छे से पढ़ाकर उसकी शादी करवाऊंगी। अतुल ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे को थपथपाया और वहाँ से चला गया। अगले 2 दिनों तक वह माया के यहाँ नहीं आया। 2 दिन बाद अतुल आया। उसने बताया कि वह 2 दिन अपने ऑफिस से समय निकालकर दोपहर शाम को माया के लिए जॉब ढूंढ रहा था। इसमें उसे सफलता भी मिली। उसने बताया, एक कंपनी में क्लर्क की पोस्ट खाली है। कल तुम यहाँ अपना रिज्यूमे लेकर चली जाना। तुम्हारा इंटरव्यू होगा। हो सकता है यह जॉब तुम्हें ही मिल जाए। वहाँ का मैनेजर हमारे ऑफिस में आता रहता है। उसने बताया कि उन्होंने इस पोस्ट के लिए अभी तक विज्ञापन नहीं दिया है। तुम कल सुबह 10 बजे चली जाना। अगले दिन माया ठीक समय पर इंटरव्यू के लिए पहुंच गई। उसने सोचा, अगर नौकरी नहीं मिली तो। थोड़ी देर बाद वह इंटरव्यू के लिए अंदर गई और आधे घंटे बाद बाहर निकली तो घबराई हुई थी। परिणाम के लिए उसे शाम को बुलाया गया तो उसने घर वापस जाने के बजाय वहीं रुकना बेहतर समझा। शाम को उसे बताया गया कि वह सिलेक्ट हो गई है और कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। उसकी आंखों से आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। माया घर पहुंची। उसने अपने पिता की फ़ोटो को हाथ जोड़े और माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, मुझे नौकरी मिल गई। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं खूब मेहनत करूँगी और छोटी को पढ़ाऊँगी भी। थोड़ी देर बाद अतुल आया। उसने देखा माया बहुत खुश है तो वह समझ गया कि उसे नौकरी मिल गई है। माया ने कहा, थैंक्स अतुल, तुम्हारे कारण ही मुझे नौकरी मिल सकी। नहीं, यह तुम्हारी योग्यता और समझदारी के आधार पर मिली है। अब खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो, अतुल ने कहा। माया की साल भर की नौकरी होने पर उसे बढ़े हुए इंक्रीमेंट की जानकारी देते हुए उसके मैनेजर ने कहा, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। कल से तुम नए मैनेजर के साथ ही ऐसे ही लगन व मेहनत से काम करना। अगले दिन नए मैनेजर बाकी स्टाफ से पहले ऑफिस आ गए और फाइल देखने लगे। बाद में उन्होंने स्टेनो से एक लेटर टाइप करवाया और उस पर साइन करने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए माया के पास भेज दिया। माया ने लेटर डिस्पैच करते हुए जब लेटर पढ़ा तो वह चौंक गई। लेटर में लिखी रकम के टोटल में फ़र्क आ रहा था, जिससे कंपनी को 50,000 रुपये का नुकसान हो सकता था। वह फौरन उठी और मैनेजर के रूम में गई। नेम प्लेट पर लिखा था, प्रवीण सिंह। वह दरवाज़ा नॉक कर बोली, मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज़ आई, कृपया आइए। गेट खोलकर वह अंदर गई तो देखा मैनेजर की कुर्सी पर एक नौजवान बैठा हुआ है और कुछ फाइलें उसके सामने फैली हुई हैं। उसने वह लेटर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर, मैं मिस माया कुशवाहा, यहाँ की क्लर्क। आपने अभी जो लेटर टाइप करवाया है उसमें रकम के टोटल में 50,000 रुपये का फ़र्क है। आप कहें तो मैं इसकी फ़ाइल चेक कर लूँ? मैनेजर ने देखा तो उसे माया की बात सही लगी। उसने फ़ाइल देते हुए कहा, तुम सही कहती हो, फ़र्क है। तुमने गलती पकड़ी है। इससे कंपनी को 50,000 रुपये का नुकसान हो सकता था। मुझे खुशी है कि तुम जैसी मेहनती और ईमानदार लड़की इस कंपनी में काम करती है। माया ने थैंक यू कहा और फाइल लेकर बाहर निकल आई। कई दिनों तक प्रवीण ने माया और उसके काम पर नज़र रखी। उसे माया की सादगी, व्यवहार और काम करने का तरीका काफ़ी पसंद आया।
शायद माया भी। अब वह ऑफिस के हर मामले में उसकी सलाह लेने लगा। एक दो बार तो उसने पर्सनल मामले में भी उससे पूछ लिया। प्रवीण और माया को साथ साथ काम करते हुए कई महीने हो गए। प्रवीण माया को चाहने भी लगा था, शायद माया भी प्रवीण को, लेकिन दोनों एक दूसरे से मन की बात कह नहीं पा रहे थे। अतुल को माया की बातों से इसका अंदाजा हो गया था। अतुल ने माया की माँ को प्रवीण के बारे में बताया। माँ ने कहा, तुम माया को अच्छी तरह जानते हो, उसकी पसंद नापसंद भी समझते हो, तुम ही बात करना उससे, लेकिन पहले प्रवीण के बारे में जानकारी हासिल कर लो कि कैसा लड़का है, उसका परिवार व्यवहार आदि। अतुल ने माँ को आश्वासन दिया कि वे चिंता ना करें, वह सब देख लेगा। एक दिन रविवार की दोपहर प्रवीण माया के घर पहुंच गया और बोला, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे और तुम्हारी माँ से भी मिलता चलूं। माया ने प्रवीण को अपनी माँ व छोटी बहन से मिलवाया, फिर हंसते हुए बोली, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड अतुल। अच्छा तो ये है अतुल, आपके बारे में माया से कई बार सुन चुका हूँ, प्रवीण ने कहा। सबने आपस में कुछ देर बात देखी, तभी अतुल ने माँ से धीरे से कहा, शादी की बात करने का अच्छा मौका है। माँ जैसे ही प्रवीण से कुछ कहने को हुई, एकदम से प्रवीण ने अपनी और अपने परिवार की जानकारी देने की बात कहा। मुझे माया पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शायद माया भी यही चाहती है। उसने शर्म के मारे आपसे बात नहीं की होगी। क्या आप हमारी शादी के लिए आशीर्वाद देंगी? एक ही सांस में प्रवीण ने इतना सब कह दिया और फिर पानी पीकर चुप हो गया। माँ और अतुल की तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। उन्होंने माया की तरफ देखा तो वह शर्माती हुई अंदर चली गई। माँ ने हाँ कहा और जल्द ही दोनों की शादी कराने की बात कही। कुछ दिनों से माया खुश भी थी और थोड़ी चिंता में भी रहती थी। प्रवीण ने उससे पूछा तो उसने अपने मन की बात कही। मेरी शादी के बाद माँ और छोटी का क्या होगा, कैसे होगा? इसमें चिंता की क्या बात है, हम सब साथ ही रहेंगे, एक ही घर में, प्रवीण ने कहा। यह सुनते ही माया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसे दोहरी खुशी हुई। शादी की तारीख तय हुई, लेकिन इधर कुछ दिनों से अतुल का कुछ अता पता नहीं था। माया ने उसके ऑफिस जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि उसकी तबीयत खराब होने के कारण वह छुट्टी पर है। वह उसके घर गई तो वहाँ भी ताला लगा हुआ था। माया की चिंता बढ़ गई। अतुल का फ़ोन तो पहले से ही स्विच ऑफ था। माया वापस अपने घर आई और अतुल की चिंता में बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। अगले दिन सुबह एक ऑटो घर के सामने रुका। उसने देखा कि अतुल उसमें से सामान निकाल रहा है। सामान रखा भी नहीं था कि माया ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। अतुल चुपचाप सुनता रहा। माया जब चुप हो गई तो उसने कहा, तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? माया चुप जरूर हो गई थी, पर अभी भी गुस्से में थी। अतुल फिर बोला, तुम्हारी शादी के लिए, अपनी तरफ से तुमको देने के लिए और घर के लिए छोटा मोटा सामान, कपड़े वगैरह लेने इंदौर गया था। तुमको बताकर जाता तो तुम मना करती। ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती तो वहाँ पर भी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। यह सुनकर माया का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने सामान की तरफ देखा। उस पर इंदौर का पता लिखा हुआ था। फिर भी वह थोड़े गुस्से में बोली, क्या ज़रूरत थी यह सब लाने की? हाँ चलो ठीक है लाएं। तो वहाँ से क्यों, यहाँ भी तो सब मिलता है ना। थोड़ी बहसबाजी के बाद सब नॉर्मल हो गया और सब सामान देखने लगे वे लोग। अतुल लगभग 50-60 हज़ार रुपये का सामान लाया था। अतुल ने एक बैग नहीं खोला। माया के पूछने पर उसने कहा, ऑफिस की कुछ स्टेशनरी है। माया ने उसे थैंक यू माय बेस्ट फ्रेंड कहा। निश्चित दिन शादी हुई। सब खुश थे। अतुल, नव्या और छोटी सबने मिलकर खूब डांस और धमाल किया। शादी का समारोह सादगीपूर्ण हुआ। माया की विदाई हुई। शादी के कुछ दिन बाद माया ने माँ और छोटी को अपने पास बुला लिया। अतुल कुछ दिन तो माया से बराबर मिलता रहा, लेकिन बाद में उसका मिलना जुलना कम हो गया। समय के साथ साथ छोटी भी बड़ी हो गई, उसकी भी शादी हो गई और बाद में माँ अपनी बीमारी,
वह अपने पति की याद में रह रह कर चल बसी। अतुल भी अब कम आता। 2-3 महीने में एक बार उसको देखकर लगता कि वह काफ़ी बीमार और कमज़ोर है। पूछने पर कहता, काम ज़्यादा है, खाने पीने का समय ही नहीं मिलता, टाइम टेबल बिगड़ गया है, अब ध्यान रखूँगा, ऐसा आश्वासन देता और चला जाता। एक बार 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया अतुल से मिले, तो माया एक दिन सुबह सुबह ही उसके घर पहुंच गई, पर वहां ताला लगा देखकर उसके ऑफिस भी गई। ऑफिस में जाकर पता चला कि वह तो कई महीनों से ऑफिस आया ही नहीं। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इंदौर जाने को कह गया है इलाज के लिए। यह सुनते ही माया के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। फिर थोड़ा संभलती हुई बोली, मुझे वहाँ उस अस्पताल का पता और फ़ोन नंबर मिल सकता है क्या? ऑफिस वालों ने उसे अस्पताल का पता और फ़ोन नंबर दे दिया। माया जैसे तैसे घर पहुंची। प्रवीण ऑफिस जा चुकी थी, लेकिन माया ने उन्हें फ़ोन लगाकर फ़ौरन घर बुलाया और सारी बात बताई। प्रवीण को भी झटका लगा कि अतुल ने कभी बताया क्यों नहीं। दोनों ने फ़ौरन इंदौर जाने का फैसला किया। कुछ देर बाद दोनों अपनी छोटी सी बच्ची के साथ अपनी गाड़ी से इंदौर के लिए रवाना हो गए। माया रास्ते भर यही सोचती रही कि अतुल ने ऐसा क्यों किया, कभी कुछ बताया क्यों नहीं, क्या हुआ होगा उसे। 4.5 घंटे के सफ़र के बाद वह उस अस्पताल के सामने खड़ी थी जहां अतुल भर्ती था। अंदर जाते समय उसके पैर कांप रहे थे। रिसेप्शन पर पहुंचकर प्रवीण ने अतुल का नाम बताकर उसका वार्ड पूछा तो जवाब मिला, 2nd फ्लोर ICU वार्ड, बेड नंबर 6। ऊपर वार्ड के सामने जाकर प्रवीण बोले, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ, फिर तुम जाना, छोटे बच्चों को अंदर ले जाना मना है। माया ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। प्रवीण अंदर गए। बेड नंबर 6 के पास जाकर रुके तो देखा अतुल को ऑक्सीजन मास्क लगा था, साथ ही खून और एक अन्य दवाई की बोतल भी लगी थी। वह बेहोश था। थोड़ी देर रुकने के बाद वह बाहर आए और बच्ची को लेते हुए माया से कहा, अब तुम जाओ और देखो, उसे कुछ बोलना नहीं, वह बेहोश है, बस चुपचाप देखकर चली आना, फिर डॉक्टर से मिलने चलेंगे। माया ने इस बार कुछ नहीं बोला। वह डरती डरती अंदर गई। बेड नंबर 6 के पास रुकी। अतुल को देखा। उसकी ऐसी हालत देखकर वह एकदम से चक्कर खाने लगी। पास खड़ी नर्स ने उसे पकड़ा और बाहर ले गई। बाहर आते ही वह रोने लगी। प्रवीण उसे चुप कराते हुए बोले, चलो डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया, कुछ सालों से अतुल के फेफड़ों में संक्रमण है, जो उसे गैराज में काम करते हुए धूल एवं धुएं के कारण हो गया था। पहले भी उसका इलाज यहाँ होता रहा और उसे भर्ती होने के लिए कहा गया, पर उसने कहा था, मेरे ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और मेरी दोस्त की शादी भी है। यह कहकर उसने सभी दवाइयाँ ली और चला गया। फिर बाद में आया ही नहीं। अभी जब वह यहाँ आया तो उसकी स्थिति बेहद गंभीर थी। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। माया ने प्रवीण को देखा, फिर डॉक्टर से कहा, उसके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए डॉक्टर साहब। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि उसका इलाज लंबा है, पर 90% चांसेस है कि वह ठीक हो जाए, पर कुछ हमारी भी मजबूरियां हैं, डॉक्टर ने कहा। माया ने पूछा, कैसी मजबूरी? तो डॉक्टर ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, कुछ दवाइयाँ हैं जो यहाँ नहीं मिलती, उन्हें ऑर्डर देकर मुंबई या फिर चेन्नई से मंगवाना पड़ता है और कंपनी को कुछ एडवांस भी देना पड़ता है। अतुल ने जो रकम यहाँ जमा की थी वह सब खत्म हो गई। उसके ऑफिस से भी एक बार 50,000 रुपये का चेक आया था, वह भी दवाई और अस्पताल के चार्ज में लग गया। उसे बाहर तो नहीं कर सकते, पर कुछ ही दिनों में हम उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं। अतुल की ऐसी स्थिति के बारे में सुनकर माया अपना रोना रोक नहीं सकी और बाहर आ गई। प्रवीण ने डॉक्टर से कहा, अब आप रुपयों की चिंता ना करें और जो दवाइयाँ बाहर से मंगवानी हो फ़ौरन मंगवाएं और अतुल का इलाज करें। यह कहते हुए प्रवीण ने अपने बैग से चेकबुक निकाली और 1 लाख रुपए का चेक बनाकर डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर ने चेक लेते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए,
मैं आज ही ईमेल से दवाइयाँ का ऑर्डर दे देता हूँ और कल ड्राफ्ट से एडवांस भी भेज दूँगा। कल रात तक फ्लाइट से दवाई भी आ जाएंगी। फिर हम उसका बेहतर इलाज कर पाएंगे, उम्मीद रखिए। 1-2 महीने में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रवीण डॉक्टर के रूम से बाहर आए तो देखा कि बच्ची सो गई थी। प्रवीण ने माए के कंधे पर हाथ रखा तो उन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह हाथ जोड़कर उम्मीद भरी नज़रों से प्रवीण को देखने लगी। प्रवीण सब समझ गए। उसने माया के हाथों को पकड़ा और उसे गले लगाते हुए कहा, मैं सब समझता हूँ, तुम अतुल की चिंता मत करो, हम उसका अच्छे से इलाज करवाएंगे। यह कहते हुए उसने अभी अंदर डॉक्टर से हुई बात सविस्तार बता दी। माया ने थैंक यू कहा और रोने लगी। प्रवीण ने कहा, अतुल तुम्हारा दोस्त है तो मेरा भी दोस्त हुआ। तुम यूं हाथ जोड़कर और थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। थोड़ी देर बाद अनु सोकर उठी और रोने लगी तो प्रवीण उसे खिलाते हुए बाहर निकल गए। माया ने थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। वह अब समझ गई थी कि क्यों अतुल इतने दिनों गायब था। वह इतना कमज़ोर क्यों हो गया और शादी की खरीदारी के लिए अकेले ही इंदौर क्यों आया। खरीदारी तो एक बहाना था अपनी बीमारी के बारे में उसे बताने से बचने का। और उसने बैग क्यों नहीं दिखाया, उसमें ज़रूर दवाइयाँ, डॉक्टर की पर्ची और बिल रहे होंगे। कुछ ही देर में प्रवीण और अनु आए और माया के पास बैठ गए। दोनों ने फिर अपना सामान गाड़ी में रखा और पास के होटल में रूम लेकर आराम करने लगे। माया और प्रवीण ने अनु को खाना खिलाया और खुद भी जैसे तैसे थोड़ा खाना खाया और फिर प्रवीण और अनु सो गए। पर माया को नींद नहीं आ रही थी। उसे रह रह कर अतुल की बातें याद आती। उसके साथ घूमना, पढ़ना, काम करना और हंसी मजाक के साथ साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना वगैरह। यही सोचते सोचते वह भी सो गई। अगले दिन सुबह दोनों फिर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बताया, अतुल को होश नहीं आया। हमारी दी हुई दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। शायद मुंबई से आई दवाइयाँ असर कर जाएं। दवाइयाँ रात तक ही आएंगी, तभी कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर के ऐसा कहते ही माया अतुल के पास बैठ गई। 1 घंटे बाद प्रवीण ने माया से कहा, यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, होटल चलते हैं, कुछ खाकर आराम करो, रात में फिर आएंगे। फिर दोनों होटल चले गए। रात को 8 बजे दोनों फिर अस्पताल पहुँचे और सीधे डॉक्टर के पास गए और दवाइयों के बारे में पूछताछ की। डॉक्टर ने बताया, दवाइयाँ शहर में आ चुकी हैं, लगभग 1 घंटे में एयरपोर्ट से अस्पताल पहुँच जाएंगी। दोनों दवाइयों के इंतज़ार में बैठ गए। माया को यह 1 घंटा बहुत ज़्यादा लगने लगा। जैसे ही दवाइयाँ डॉक्टर के पास पहुँची, उन्होंने उसी नर्स को बुलाया जिस पर अतुल की देख रेख का जिम्मा था। उन्होंने नर्स को दवाइयाँ से संबंधित कुछ समझाया और थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह देकर दवाइयों के साथ उसे अतुल के कमरे में भेजा। डॉक्टर ने प्रवीण और माया से कहा, आप बाहर बैठिए, हम उसका इलाज शुरू करते हैं, आप चिंता ना करें, सब ठीक होगा। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर और नर्स अतुल के कमरे से बाहर आए तो प्रवीण और माया बाहर ही खड़े थे। डॉक्टर ने कहा, दवाई दे दी है, अगले 8 घंटे में उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, नहीं तो। यह कहकर डॉक्टर चले गए। माया को तो यह सुनते ही चक्कर आने लगे। दोनों वहीं बैठ गए सुबह के इंतज़ार में। बीच बीच में डॉक्टर आते और अतुल का चेक करके चले जाते। प्रवीण बच्ची को लेकर होटल चले गए पर माया वहीं बैठी रही। सुबह करीब 7 बजे अतुल को देखने डॉक्टर आए और करीब आधे घंटे बाद बाहर आकर माया से बोले, दवाइयों ने थोड़ा असर करना शुरू कर दिया है, अभी हालत ठीक है, पर पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि कितने दिन और लगेंगे। आप लोग चाहें तो वापस जा सकते हैं, उसकी हालत खतरे से बाहर है। और हाँ, आप उसके पास कुछ देर बैठ सकते हैं। माया अंदर गई तो देखा वही नर्स अतुल को ऑक्सीजन मास्क इंजेक्शन लगा रही थी। उसकी आंखों से लगता था कि वह भी रात भर नहीं सोई है। माया के पूछने पर उसने भी हाँ ही कहा। फिर माया और नर्स आपस में धीरे धीरे बातें करने लगी। माया ने नर्स से कहा, तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं यहीं बैठती हूँ। नर्स ने एकदम से कहा, नहीं, मैं इन्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊँगी। फिर थोड़ा रुक कर बोली, मतलब नहीं जा सकती,
यह मेरी ड्यूटी है। माया ने आश्चर्य से नर्स को देखा तो वह फिर अपने काम में लग गई। थोड़ी ही देर में प्रवीण अनु को बाहर छोड़कर अंदर आए तो माया ने डॉक्टर द्वारा कही गई बात प्रवीण को बता दी तो वे मुस्कुरा कर बोले, अब अतुल जल्दी ठीक हो जाएगा। दोपहर को डॉक्टर आए, अतुल को चेक करने के बाद बोले, रात तक होश आ जाएगा। वे इतना कहकर चले गए। माया आज खुश थी। रात 8 बजे दोनों फिर अस्पताल गए। नर्स अभी भी वहीं थी। माया ने पूछा तो वह बोली, मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक ये होश में नहीं आ जाते। माया सोचने लगी, ऐसी नर्स तो पहली बार देखी जो मरीज की सेवा करने के कारण घर ना जाए। उसने नर्स को देखा तो नर्स ने सिर नीचे कर लिया। माया कुछ पूछने ही वाली थी कि अतुल के कराहने की आवाज़ आई और उसके हाथों की उंगलियां हिलने लगीं। नर्स भागते हुए डॉक्टर को बुलाने गई और माया ने अतुल का हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर आए। उन्होंने माया और प्रवीण को बाहर जाने को कहा और अतुल को चेक करने लगे। थोड़ी देर बाद नर्स बाहर निकली और बोली, आप लोग अंदर आ सकते हैं। अंदर आकर देखा तो अतुल की आंखें खुली थी और वह सबको देख रहा था। उसने माया को देखकर हाथ उठाने की कोशिश की पर वह धीरे धीरे से नीचे करता हुआ बेहोश हो गया। डॉक्टर सबको बाहर लाए और बोले, अब अतुल जल्दी ठीक हो जाएगा, सुबह तक उसे पूरी तरह होश आ जाएगा। अब माया और प्रवीण होटल आ गए। सुबह 8 बजे दोनों अस्पताल पहुंचे। अंदर जाने से पहले प्रवीण ने माया से कहा, देखो अतुल को होश आने के बाद उससे ज़्यादा बात नहीं करना और ना ही पूछताछ। गुस्सा तो बिल्कुल नहीं। उसके पूरी तरह ठीक होने के बाद फिर तुम जानो और वो, मैं फिर बीच में नहीं बोलूँगा। माया ने हाँ कहा और दोनों मुस्कुराते हुए रूम में गए तो देखा अतुल को होश आ चुका था। नर्स ने कहा, यह अभी बोलने की स्थिति में नहीं है और डॉक्टर भी चेक करके जा चुके हैं। माया वहीं बैठ गई। उसने नर्स को देखा, वह खुश थी। उसके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं था। माया ने नर्स से कहा, अब तो आप घर जा सकती हो, अब तो इन्हें होश भी आ गया है। माया ने इन्हें शब्द पर जोर देकर कहा तो नर्स भी मुस्कुरा कर बोली, हाँ बस आप 1 घंटे बाद इन्हें ये 2 गोलियां और फिर 1 घंटे बाद यह सिरप दे दीजिएगा और प्लीज़ इनसे ज़्यादा बात नहीं करना, इन्हें तकलीफ़ होगी। गोली और सिरप लेने के बाद इन्हें नींद आ जाएगी, तब तक मैं भी जाऊंगी। कहते हुए नर्स चली गई। माया अतुल को देखने लगी। अतुल कुछ कहना चाह रहा था। उसके होंठ हिले तो माया ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। समय पर माया ने उसे दबा दी और फिर वह सो गया। शाम होने से पहले नर्स भी आ गई। उसने आते ही अतुल को चेक किया, फिर रिपोर्ट दिखी। डॉक्टर ने भी चेक किया। करीब 2 हफ्ते तक माया ने अतुल की खूब सेवा की और समय पर उसे दवाइयाँ व खाना देती रही। जल्द ही अतुल थोड़ा ठीक हुआ और कुछ कुछ बोलने की स्थिति में भी आ गया। माया और प्रवीण को उसने अपनी इस स्थिति के बारे में अभी कुछ नहीं बताया और ना ही माया ने कुछ पूछा, बस साधारण बातें ही की। रात को प्रवीण ने माया से कहा, अब अतुल ठीक हो रहा है, कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगा, अब हमें वापस घर चलना चाहिए। अनु के स्कूल से भी फ़ोन आया था, उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, एग्ज़ाम के बाद हम फिर आ जाएंगे, बीच बीच में उससे फ़ोन पर बातें करते रहना। माया का जाने का मन तो नहीं था पर बच्चे के एग्ज़ाम के कारण उसने हाँ कह दी। फिर अब अतुल भी अच्छा ही हो रहा था। अगले दिन प्रवीण डॉक्टर के पास आए। उन्हें अपने जाने के बारे में बताकर फिर कुछ रुपयों का चेक दिया और अतुल के कमरे में रुक गए। माया और प्रवीण ने अतुल से कहा, अपना ध्यान रखना, बच्ची की परीक्षा नहीं होती तो हम नहीं जाते हैं। अतुल ने बच्ची को देखने की इच्छा जाहिर की तो बोले, बाहर खेल रही है, उसे अंदर नहीं लाते हैं और वैसे भी यहाँ छोटे बच्चों का आना मना है। फिर दोनों ने अतुल से अपना ध्यान रखना कहते हुए विदा ली और माया ने नर्स की ओर देखकर कहा, इनका अच्छे से ध्यान रखोगी, यह हमें पूरा विश्वास है, इन्हें अकेले मत छोड़ना कभी। नर्स ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया। करीब 20 दिन तक अनु के एग्ज़ाम चले। फिर रिजल्ट के कुछ दिनों बाद ही उसकी धमाचौकड़ी, फिर स्कूल रीओपन, उसकी ड्रेस, किताबें आदि की खरीदारी, पढ़ाई, इस सब के कारण होने वाली थकान के बावजूद भी माया 2-3 दिन में अतुल से बात कर लेती थी। इस सब में वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। मम्मी, मम्मी उठो।
कोई अंकल आंटी आए हैं, बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उठो उठो। माया का हाथ जोर जोर से हिलाते हुए अन्नू ने उसे उठा दिया। कौन आया है, क्यों चिल्ला रही हूँ? अच्छा जाओ, तुम खेलो, मैं देखती हूँ। कहती हुई वह बाहर आई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखते ही हंसते हुए जोर से चिल्लाए, अतुल तुम यहाँ कैसे हो? कब आए? बताया भी नहीं, फ़ोन तो करते कम से कम। आपने वही पुरानी अंदाज में सवालों की बौछार करते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल आए। फिर थोड़ा संभल कर बोली, ये कौन है? अच्छा ये तो अतुल की छाया है। यह आवाज़ सुनकर वह चौंकी और दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ प्रवीण खड़े थे। उन्होंने कहा, जी हाँ, यह है अतुल की छाया, वही हॉस्पिटल वाली नर्स। इनका चक्कर कई महीनों से चल रहा था पर हमें कुछ बताया नहीं। इस शहर में आ गए फिर भी खबर नहीं दी। वह तो मुझे बस स्टैंड पर टैक्सी में बैठते हुए दिख गए। फिर आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? माया ने पूछा। इन्होंने मना कर दिया, पूछो इनसे, प्रवीण बोले। अरे भाई कुछ बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों खड़े हो, बोलो। क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ? मुझे बोलने का मौका तो दो। तुम दोनों ही बोले जा रहे हो, अतुल ने कहा तो दोनों ने हंसते हुए कहा, सॉरी, बैठो और बताओ। मैं तुम दोनों को सरप्राइज़ देना चाहता था। फिर माया की तरफ देखकर बोला, मुझे अचानक सामने देखकर तुम्हारी खुशी और अपने प्रति प्यार को देखना चाहता था और मैंने देख भी लिया कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो और प्रवीण भी, अतुल ने कहा। मुझे छाया और डॉक्टर ने सब बता दिया। तुम लोगों ने मेरे लिए क्या क्या किया और कितनी परेशानी उठाई। मैं तुम लोगों का हमेशा एहसानमंद रहूँगा। दोस्ती में एहसान शब्द नहीं होता, यह मेरा फ़र्ज था। तुमने भी तो मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी सेहत खराब होने के बाद भी मेरे साथ रहे, मेरी मदद की और खुद तकलीफ़ उठाई, माया ने कहा। इस तरह गीले शिकवे, शिकायत, गुस्सा, हंसी मजाक में रात हो गई। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? माया ने पूछा। नहीं, तुमको बिना बताए और बिना बुलाए तो शादी होती ही नहीं, अतुल ने कहा। माया ने छाया को छेड़ते हुए कहा, क्यों छाया? इन्हें बहुत प्यार करती हो ना? इनसे शादी करने का इरादा है? छाया ने हाँ में सिर हिलाया। माया ने फिर कहा, इन्होंने तुम्हारे घर वालों की रजामंदी भी ली होगी। इस बार छाया शर्माते हुए हाँ बोलकर वहाँ से थोड़ा आगे चली गई। छाया ने भी तुम्हारा खूब ध्यान रखा, बहुत सेवा की है उसने तुम्हारी। कितने दिनों तक वहीं रही, घर भी नहीं जाती थी। बहुत अच्छी लड़की है। अब तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, माया ने कहा तो प्रवीण ने भी माया की बात से सहमति जताई। 2 महीने बाद अतुल छाया की शादी धूमधाम से हुई। अतुल ने अपना ऑफिस फिर से ज्वाइन किया और छाया ने भी शादी के कुछ दिनों बाद एक अस्पताल में नर्स की नौकरी कर ली। सबका मिलना जुलना बदस्तूर जारी था और सब जिंदगी आराम से जी रहे थे। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।